स्टार्ट। अब 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मेरा इस बात में दृढ़ विश्वास है कि हमारी संसदीय प्रक्रियाएं और नियम सदस्यों को दूरगामी महत्व की विधियों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए पर्याप्त अवसर और पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इस बात के लिए एकमात्र स्थिति यह है कि विद्यमान नियमों में उल्लिखित समुचित रीति से सभा को कार्य करने दिया जाए। पैरा। कानून निर्माण और विधायन में संवैधानिक प्रावधानों का अति सतर्क अनुपालन अपरिहार्य होता है। हम सभी अपने संवैधानिक कर्तव्यों से बंधे हैं और हमें इसके संरचनात्मक ढांचे के अंतर्गत ही कार्य करना होता है। हमारे संविधान में हमें अपनी सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं उपलब्ध कराई हैं और सदस्यों के साथ साथ नागरिकों का यह उत्तरदायित्व और कर्तव्य है कि वे इनका सम्मान करें और इन्हें दृढ़ता प्रदान करें ताकि सुशासन साकार हो सके। पैरा। पीठासीन अधिकारी सदस्यों और सामूहिक रूप से सभा के अधिकारियों का रक्षक होता है और वह सभा के कार्य संचालन को सुगम बनाने हेतु उत्तरदायी भी है। सदन में चर्चा के दौरान पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करता है कि सभा के सभी वर्गों को सुना जाए और जब कभी व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है तब पीठासीन अधिकारी के रूप में अध्यक्ष को नियमों की व्याख्या करना, पूर्वोदाहरणों और निर्णयों यदि कोई हो का अध्ययन करना और संदर्भ लेना पड़ता है और जब कभी आवश्यक हो तो अध्यक्ष से विवेकाधिकार का प्रयोग करके एक नवीन पद्धति विकसित करने में सहायता देने, दिशा निर्देश देने और विनिर्माणों की घोषणा करने की भी अपेक्षा की जाती है। पैरा। इन मामलों में अंतिम प्राधिकारी होने के कारण अध्यक्ष द्वारा दिए गए विनिर्णय पूर्वाधारणों और उत्तरवर्ती सभाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बन जाते हैं। शून्यकाल इसका उत्कृष्ट उदाहरण है जिससे सदस्यों को अविलंबी लोक महत्व के मामलों को उठाने का एक अवसर प्राप्त होता है और इनकी अनुमति देने हेतु किसी नियम के न होने के बावजूद इसमें भी कोई विलंबन नहीं होता है। शून्यकाल एक नियमित परंतु सभा की कार्रवाई की अप्रत्यक्ष विशेषताओं के रूप में प्रारंभ हुआ था और समय के साथ कार्रवाई की एक महत्वपूर्ण विशेषता बन चुका है और विधिवत रूप से विनियमित होता है। इसलिए यह सदस्यों के ऊपर निर्भर है कि वे नियमों और प्रक्रियाओं का कैसे दुरुपयोग न करें, सदुपयोग करें और राष्ट्र के व्यापक हित में सभा को सुगमतापूर्वक संचालित करने में सहायता करें। संसद द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कृत्यों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक कार्यपालिका को विधायिका के प्रति सदैव उत्तरदायी बनाए रखना है। इस आधारभूत सिद्धांत का पालन कतिपय प्रक्रियात्मक उपायों के संस्थानीयकरण के माध्यम से किया जाता है, बल्कि इसके विवेकपूर्ण प्रयोग से न केवल कार्रवाई का सुगमतापूर्ण संचालन सुनिश्चित होता है बल्कि इसके सदस्यों के बीच तथा कार्यपालिका और संसद के बीच भी सौहार्द स्थापित करने में सहायता मिलती है। पैरा। सर्वप्रथम सन 1921 में जब केंद्रीय विधानमंडल अस्तित्व में आया था, भारत में प्रक्रियाओं के निश्चित नियमों का एक निर्दिष्ट समूह निर्मित हुआ और ये नियम कुछ एक संशोधनों के साथ 1947 तक बने रहे। इसके पश्चात भारत के स्वतंत्र होने के बाद महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ इन नियमों को वास्तव में अंगीकृत किया गया। वर्ष दर वर्ष कुछ नियम कई नियमों के रूप में बनाए गए क्योंकि नए नियमों का आविर्भाव हुआ और उन्हें अंगीकृत किया गया। विद्यमान नियमों में परिवर्तन हुआ या हमारे नमून में से इन्हें परिवर्तित किया गया। सभी नियम समय की कसौटी पर खरे उतरे और ठोस नियमों और प्रक्रियाओं का एक निकाय प्रदान किया। इसके साथ साथ संदर्भ लेने के लिए निर्णय विधियों का समूह भी निर्मित होता गया। 16वीं लोकसभा द्वारा अपना विचार विमर्श शुरू किए जाने के साथ ही लोगों, विशेषकर युवा पीढ़ी को इससे बहुत ही अपेक्षाएं हैं। संसदीय लोकतंत्र की शक्ति राष्ट्र के समझ आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए राजनीति के गतिशील रूपों को समायोजित करने की इसकी नम्यता में निहित है। ऐसा कहा जाता है कि देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण संसदीय संस्था से सृजित होता है। इसीलिए संसदों हेतु भविष्य की आयोजना के बहुत से अर्थ होते हैं। इसका अर्थ अपने देश की परंपराओं की विशिष्टताओं को बनाए रखने हेतु तेजी से बदलते समाज और वैश्विक व्यवस्था की जरूरतों और दबावों का सामना करना है। इसका यह भी अर्थ है कि अपनी प्रक्रियाओं में चल रहे सुधारों के प्रति मुक्त सोच रखना ताकि ये समय की आवश्यकताओं और लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में संसद की अपनी भूमिका के अनुरूप बने रहें। भारत में हमने विगत 6 दशकों से अधिक समय में कुछ बदलावों के साथ साथ यह सब देखा है। पैरा।
मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि लोकसभा सचिवालय एमएन कौल और एसएल शकधर द्वारा रचित संसदीय पद्धति और प्रक्रिया के चौथे संशोधित और अद्यतन संस्करण का प्रकाशन कर रहा है। लोकसभा सचिवालय के आधिकारिक प्रकाशन के रूप में पुस्तक को संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं से संबंधित कई मुद्दों पर आधिकारिक, सर्वाधिक विश्वसनीय और जानकारी से भरपूर माना जाता है। यह पुस्तक न केवल नए सदस्यों हेतु अपितु सभा के अनुभवी और वरिष्ठ सदस्यों हेतु भी अत्यधिक लाभप्रद होगी। नए सदस्य विभिन्न विषयों जैसे प्रश्नकाल, कार्यवाही वृत्तांत से शब्दों को निकाल जाने, ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव आदि के बारे में नियमों और व्याख्याओं का अध्ययन कर भली-भांति तैयार हो पाएंगे और कार्यपालिका की विधायिका के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संसदीय साधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यवहार कुशल उपयोग करके बेहतर ढंग से कार्य कर पाएंगे। मैं इस पुस्तक के लिए ज्ञानवर्धक प्राकथन हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिससे इसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है। मैं लोकसभा के महासचिव श्री अनूप मिश्र को बहुत ही अल्प समय में संशोधित संस्करण प्रस्तुत करने के उनके अथक प्रयासों हेतु बधाई देती हूँ। मैं लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों की टीम को भी बधाई देती हूँ, जिन्होंने इसे शीघ्रतापूर्वक प्रकाशित करने हेतु कठिन परिश्रम किया है। मुझे आशा है कि यह प्रकाशन भारत के संसदीय लोकतंत्र के सफल कार्यकरण में गहरी रुचि रखने वाले सांसदों, विधायकों, राजनीतिविदों, शिक्षाविदों, शोधार्थियों, मीडिया कर्मियों और अन्य सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। संसद के दो प्रबुद्ध और प्रतिष्ठित अधिकारियों एमएन कौल और एसएस शकधर द्वारा रचित और वर्ष 1968 से प्रकाशित की जा रही पुस्तक संसदीय पद्धति और प्रक्रिया हमारे संविधान और उन संसदीय पद्धतियों, प्रक्रियाओं, परंपराओं तथा परिपाटियों के निर्माण और क्रमिक विकास का झरोखा है, जिनके बीज वर्ष 1947 में हमारी स्वाधीनता से भी बहुत पहले देश की शासन व्यवस्था में भागीदार होने की जनता की इच्छा के फलस्वरूप देश में लोकतांत्रिक और संसदीय संस्थाओं के प्रादुर्भाव से ही पड़ गए थे। पैरा नियति से मिलन के बाद से भारत ने एक लंबी दूरी तय की है। एक उभरते हुए लोकतंत्र से यह एक परिपक्व और संपदित लोकतंत्र बन गया है। इस संदर्भ में भूतपूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर एंटोनी ईडन के शब्दों को उद्धृत करना उचित होगा, जिन्होंने वर्ष 1954 में कहा था, भारत ने हमारी पद्धतियों का अंधा अनुकरण नहीं किया है, बल्कि इन्हें इतना अधिक परिष्कृत और विधिक बनाकर प्रस्तुत किया है, हम सोच भी नहीं सकते। यदि यह सफल होता है तो एशिया महाद्वीप पर इसका प्रभाव आशातीत रूप से अच्छा रहेगा। परिणाम चाहे जो भी हो, जिन्होंने यह कार्य किया, हमें उनका अभिनंदन करना चाहिए। भारत में लोकतंत्र न केवल सफल रहा, बल्कि समय के साथ साथ यह और अधिक सशक्त और सुदृढ़ होता गया है। यह भारत के लोगों द्वारा सुविचारित और बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से तैयार की गई संसदीय पद्धतियों, परंपराओं और परिपाटियों तथा इनका सम्मान करने की स्वस्थ परंपरा के कारण ही संभव हो पाया है। संसदीय संस्थाएं सजीव संस्थाओं की भांति हैं, जो सामाजिक और राजनीतिक विकास को प्रतिबिंबित करती हैं। पैरा संसदीय ज्ञान कोश को और समृद्ध करने वाली इन महान कृतियों के वर्तमान चौथे संस्करण को 15वीं लोकसभा के अनुभवों से संपन्न किया गया है। इस खंड में संस्थागत स्मृतियों को कालानुक्रम संजोया गया है, जो उन सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा जिन्होंने हमारे लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपना योगदान दिया है, चाहे वे पीठासीन अधिकारी हों, सांसद, विधायक, कानूनविद, न्यायाधीश, अधिवक्ता, शिक्षाविद, शोधार्थी हों अथवा संसदीय विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले संपादक या पत्रकार हों। संसदीय पद्धति और प्रक्रिया नियम अनुभवजन्य साक्ष्यों और उदाहरणों के माध्यम से स्वतः स्पष्ट और ग्राह्य हो जाते हैं, अन्यथा वे अत्यंत नीरस प्रतीत होते हैं। इन नियमों, पद्धतियों और प्रक्रियाओं की जानकारी सदस्यों के लिए सदन तथा इसकी समितियों की कार्रवाई में प्रभावशाली ढंग से भाग लेने में सहायक सिद्ध होगी। यह पुस्तक सभा के बहुमूल्य समय के सदुपयोग में भी सहायक होगी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के प्राकथन ने न केवल इस पुस्तक को गरिमा प्रदान की, बल्कि इसकी विश्वसनीयता और शोभा को भी बढ़ाया है। माननीय अध्यक्ष लोकसभा की प्रस्तावना ने पुस्तक की अनिवार्यता और इसके उद्देश्य को और अधिक मुखरित किया है।
इस पुस्तक में 47 अध्याय हैं। संसदीय मंच संबंधी एक नया अध्याय जोड़ गया है। सभी अध्यायों को विषय वस्तु के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। संसद संदर्भ हेतु तथा विस्तृत जानकारी चाहने वाले पाठकों की सुविधा हेतु प्रत्येक अध्याय के नीचे पाद टिप्पणियां दी गई हैं।